चलो आज हम शुरू करेंगे मौर्यन एम्पायर। कल हमने कहां पे खत्म कर दिया था? नंदास पे खत्म करा था जब हमने पढ़ा था कि धनानंद को चाणक्य विद द हेल्प ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य हटा देता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य ही क्यों? पूरी दुनिया में से उसको चंद्रगुप्त मौर्य ही क्यों ढूंढ मिलता है कि मैं इसको इसके अगेंस्ट यूज करूंगा, धनानंद के अगेंस्ट। सो इट इज थॉट कि शायद नहीं, वही रीजन बता रहा हूं ना। अब चंद्रगुप्त मौर्य ही क्यों? एक राजा कौन बनेगा जिसको लोग एक्सेप्ट करेंगे? अब एक्सेप्टेंस लोगों की क्या है? कौन होगा जो ओरिजिनली उस टाइम पे क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा? अब राजा का बेटा यानी कि राजा का खून ही आगे राजा बनेगा। अब इट इज बिलीव्ड कि धनानंद हैड ए रिलेशन विद अ लेडी ऑफ म्यूरा क्लैन की एक लेडी थी, उसके साथ धनानंद वॉज इन रिलेशनशिप, जिससे चंद्रगुप्त वॉज बॉर्न, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज बॉर्न। एंड ये इधर उधर शोर मचाता फिर रहा था कि नहीं जी, जो अब अगली गद्दी का हकदार है वो मैं हूं। तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य, अब चाणक्य तक्षशिला यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी है, टीचर भी है, बड़ा समझदार है, उसको पता है कि कब कैसे खेलनी है गेम। तो वो क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को आगे लेके आता है। इसीलिए आज तक हमें ये नहीं पता लग पाया कि एक्चुअल में क्या ये वाली जो थ्योरी है वो सही है कि नहीं है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य से पहले कहीं था ही नहीं कि कल तक कोई एक आम इंसान कल को प्राइम मिनिस्टर बन जाए और हमें पता भी ना हो कहां से आए। अब लीनियज वाला कोई बंदा जिसके पिछली 4-5 पुश्तें जो है वो चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर रहे हो, हमें पूरा पता होता है उसके बारे में। लेकिन अब कोई कल का उठा बंदा आज आके चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो ये इशू हो जाता है, हमें पता ही नहीं है उसका क्या बनता है। तो इसलिए जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है कि क्यों चाणक्य ने सिर्फ और सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य को चूज करा, उसका कारण यह था कि चंद्रगुप्त मौर्य शोर मचा रहा था कि आई एम सन ऑफ धनानंद, और धनानंद के बाद जो गद्दी मिलनी चाहिए वो मेरे को मिलनी चाहिए। बट धनानंद मतलब कि एक प्रीस्टली हायर क्लास ऑफ है, किंग क्लास से था, और ये एक नॉर्मल म्यूरा क्लैन की कोई लेडी थी, तो वो थी। तो अब धनानंद अगर ये एक्सेप्ट कर लेगी ऐसे, मतलब कि ऐसे ये चंद्रगुप्त मौर्य इज माय सन, तो डिग्निटी एक किंग की खत्म हो जाती है। तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को आगे नहीं लेके आना चाहता था, बट चंद्रगुप्त मौर्य पूरा शोर मचा रहा था। अब ये है चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यन एम्पायर का स्टार्ट हम पढ़ेंगे। स्टार्ट हम कहां से पढ़ेंगे? अलेक्जेंडर के एंड से। अलेक्जेंडर की इन्वेजन के बाद जो एक चाणक्य ने फिलॉसफी दी कि जो सारे इंडियन एम्पायर को है वो इकट्ठे हो जाना चाहिए। नहीं तो क्या था, इधर ये लड़ी जा रहे थे, इधर ये लड़ रहे थे, आपस में सारे आपस में लड़ी जा रहे थे। एम्पायर चाहे बड़ा हो गया था, बट फिर भी एक्सपेंशन वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बीच में ही घूम रही थी अभी भी। और अलेक्जेंडर का इतना बड़ा एम्पायर है। अब चाणक्य ने यह डिक्लेयर कर दिया कि अगर हमने इसको ना रोका, चलो आज तो अलेक्जेंडर को हमने वापस भेज दिया, बट कल को कोई और राजा आएगा और पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे कब्जा कर लेगा। तो दिस वाज चाणक्य। वंस यू स्टार्ट अ वर्किंग समथिंग, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर एंड डोंट अबंडन इट। पीपल हु वर्क सिंसियरली आर द हैप्पीएस्ट। अब सिंसियरली है, अब सैटरडे संडे आप भी अपना खराब करके आते हो, सुबह सुबह उठ के आते हो, तो इट इज अ बिग अचीवमेंट। बट इस अचीवमेंट में उड़ना नहीं है हमने, इसके साथ साथ हमने होश में जोश भी रखना। अब ये सबसे पहले हमें बड़ा न्यूज में आया था पीछे भी, जो न्यू पार्लियामेंट हाउस पे ये लॉन्च हुई थी। अब इसका बड़ा चला था कंट्रोवर्सी की भी, थोड़ी सी इमेज को चेंज कर दिया, बट नेशनल एम्बलम जो है वो हमें कहां से निकलता हुआ दिखेगा? मौर्यन एम्पायर से ही डिराइव करा है हमने कहीं से, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब बैकग्राउंड में क्या, एक नया न्यू सिस्टम इज राइजिंग, न्यू सिस्टम इज राइजिंग। न्यू कौन है? अब मौर्यंस न्यू आएंगे। ओल्ड कौन है यहाँ पे? अलेक्जेंडर। अभी लास्ट अलेक्जेंडर ही निकला है यहाँ पे। ये नंदास ने बढ़िया अच्छा सारा यहाँ पे अपना बना दिया हुआ एम्पायर, इंडस के इधर इधर, और इधर अलेक्जेंडर वापस चले गया सेल्यूकस निकेटर को अपना यहाँ पे अपना गवर्नर छोड़ के कि भाई अब तू संभाल इसको। अब यहाँ पर चाणक्य गेम खेलेगा, धनानंद को हटा देगा। अब धनानंद को हटा देगा, इसका मतलब ये नहीं है कि बिना कोई वॉर के, बट वॉर्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि क्या हुआ कैसे हटाया, बट बस ये हमने यहाँ पे समझना है कि धनानंद को हरा के नाउ चंद्रगुप्त मौर्य विल टेक ओवर। अब अलेक्जेंडर की इन्वेजन ने सबसे बड़ा जो लेसन इंडियन एम्पायर को दिया वो ये था कि जो हमारे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स हैं, बाकी जो जगहों से चलो ठीक है वी आर सेफ,
कोई इशू है नहीं है, ये भी सारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। बट ये वाला जो एरिया ना हमारा बड़ा ही प्रोन है टूवर्ड्स इन्वेजन्स। अब इन्वेजन आज होगी, आज बच के कल को नहीं बच पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, ये डिस्टेबलाइज्ड और अनफोर्टिफाइड रीजन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट को बचाने के लिए चाणक्य कम्स अप विद द फिलॉसफी ऑफ चेंजिंग द एम्पायर। ये हो गया एक्सटर्नल रीजन। इंटरनल रीजन क्या, अब ओल्ड सिस्टम क्या है, अब अगर इंटरनली बात करें, ओल्ड सिस्टम कौन है, नंदास, और न्यू कौन है, मौर्यस। अब नंदास से लोग क्यों परेशान होंगे, नंदास से लोग परेशान होंगे तभी चेंज करेंगे, नहीं तो अगर अच्छा राजा काम कर रहा है तो क्यों चेंज करना। कौन सा, टैक्स, बिल्कुल ठीक। कि इतना बड़ा एम्पायर है, उसको रनिंग, उसकी रनिंग कॉस्ट ही, मेंटेनेंस कॉस्ट ही, अब घर इतना बड़ा ले लोगे उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ही लाखों में चल जाती है। तो इसको करने के लिए टैक्सेस ज्यादा इंट्रोड्यूस हुए, टैक्सेस ज्यादा इंट्रोड्यूस हुए, लोगों को बुरा लगा कि यार ये तो गलत बात है कि एम्पायर के चक्कर में एट दी एंड पे तो हम ही करना पड़ रहा है, तो इसलिए लोग इससे परेशान है। तो ये इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल रीजन से चाणक्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य मिलकर क्या बनाएंगे, मौर्यन एम्पायर। अब ओरिजिन मौर्यन एम्पायर, अब हमें पता ही नहीं क्या है इसका कि कौन कब आया। मौर्यन या तो होता ना कि ये नंदास की तरह 4-5 पीढ़ियां पीछे से राजे बनते आ रहे हैं, बट चंद्रगुप्त मौर्य ऑल ऑफ अ सडन एक बंदा जाके सीट पे बैठ जाता है। अब इसमें काफी थ्योरीज है कि चंद्रगुप्त मौर्य था कौन। चंद्रगुप्त मौर्य जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है, लो क्लैन फ्रॉम म्यूरा वुमेन एंड धनानंद का जो रिलेशन था उससे उसका बेटा था चंद्रगुप्त मौर्य, एंड ही क्लेम्ड दैट ही शुड बी द सक्सेसर ऑफ धनानंद। उसके बाद बुद्धिस्ट जो कहते हैं वो कहते हैं शाक्य मुनि ट्राइब से बिलोंग करता है चंद्रगुप्त मौर्य, एंड हेंस ही इज अ क्षत्रिय। शाक्य मुनि से और कौन है, शाक्य मुनि किसको कहते हैं, शाक्य क्लैन, गौतम बुद्ध को ही कहते हैं। शाक्य क्लैन से था और इसका लीडर था, यानी कि शाक्याज का मुनि। मुनि कौन होता है, सन्यासी टाइप सा। शाक्य मुनि कौन हुआ, गौतम बुद्ध। एंड इन बुद्धिस्ट भी कहते हैं कि ही वाज, चंद्रगुप्त मौर्य भी जो है वो शाक्य क्लैन से था, एंड हेंस ही वाज अ क्षत्रिय। कई लोग कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य बिलोंग्ड टू अ लैंड जहां पे बहुत सारे पीकॉक्स हैं, मोर है, मोर से मौर्यन। अब जैन क्या कहते हैं कि ये एक ऐसी जगह से है जहां पे पीकॉक्स को टेम करते हैं, बेसिकली पीकॉक्स का ट्रेड करते हैं, और जो ट्रेड की बात करेगा वो बुद्धिज्म करेगा, जैनिज्म करेगा। सो दे रिलेटेड विद कि ये जैन कल्चर को डिपेंड करते हैं। पुरानास कॉल हिम शूद्र बाय, पुराणास ने बेसिकली ब्राह्मणिकल वर्जन ने इसको बिल्कुल ही कह दिया कि तो शूद्र थे, ये तो किंग बन गए। कारण उसके अलावा नहीं, ये सब मैंने आपको बोला पॉलिटिकल गेम है कि कौन किसको प्रमोट करेगा। मौर्यंस ने कभी ब्राह्मणिज्म को प्रमोट ही नहीं किया, और जब ब्राह्मण्स को उससे कोई फायदा ही नहीं है, बोला कहता है कि ठीक है ये हमारे लायक ही नहीं है, तो इसलिए उनको बोला कि भाई ये तो कुछ है ही नहीं है, ये ही बिलोंग्स टू लो क्लैन। अब जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से हमें ये मिलती है इंफॉर्मेशन कि ये पुष्यगुप्त, बेसिकली आज भी अगर हम गुप्ता पढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है कौन सी मतलब कि क्लैन से, कौन सी कास्ट से रिलेट करता है बंदा। गुप्तास कौन होते हैं, बानियास मीन्स ट्रेडर्स मतलब वैश्यस। तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ने लिखा है कि ये जो गुप्ता वाला टाइटल है ना, ये हमेशा वैश्यस को मिला, तो इसलिए क्या कहते हैं कि देवर वैश्यस। अब वहां पे क्षत्रिय भी बोल दिया, किसी ने इसको ट्राइबल भी बोल दिया, अब यहाँ पे शूद्र भी आ गए, यहाँ पे वैश्यस भी आ गए। ये देखो गुप्ता टाइटल एंड अशोक मैरिंग अ विदेशा गर्ल, वैश्यस। विदेशस कौन थे, वैश्यस थे, और अशोक मैरिड वन ऑफ द गर्ल ऑफ विदेशस, एंड हेंस इसका मतलब कि सेम कास्ट में मैरिज हो रही है उस टाइम पे, तो इसका मतलब कि अशोक भी खुद भी क्या थे, वैश्य थे। एंड मुद्राक्ष ऑफ विशाख दत्त, इसे बोलते हैं कुलहीन है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, मुद्राक्षसा ऑफ विशाख दत्त, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक। अभी बुक्स एंड ऑथर्स भी जो आएंगे साथ साथ में हमने पढ़ने हैं, वो कहते हैं कुलहीन है, मतलब कि इनका कोई कुल ही नहीं है, बस ये आए हैं और आके गद्दी पे बैठ गए। सो ये हमें सारी थ्योरीज हमारे सामने है कि
क्या मौर्यंस का ओरिजिन हो सकता है। अब फाउंडेशन, डायरेक्टली हम कहां पे जंप करेंगे अब 321 BCE में। क्या बीच में लड़ाइयां हुई, कैसे हुई, चाणक्य ने क्यों धनानंद को करा, वो डॉक्यूमेंट्रीज को देखनी होंगी तो उसमें देख लेना। बट एज पर आर करिकुलम तो सीधा यहाँ पे जंप करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रू नंदा एम्पायर विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, बस ठीक है। अब यानी कि मौर्यन एम्पायर स्टार्ट हो गया, धनानंद चले गया और ह्यूज एम्पायर एक पीछे छोड़ गया। बट वो ह्यूज एम्पायर को और भी ज्यादा बड़ा करेंगे, प्लस नॉर्थ वेस्ट वाला जो सेल्यूकस वाला एरिया ना, उसको भी वापस इंडिया में लेके जाएंगे, जो पहले एक्चुअल में इंडिया में था, बट अलेक्जेंडर की इन्वेजन के बाद वो चले गया था ग्रीक्स के पास। Chanakya claims that Nandas do not deserve to be the king, and in addition do not deserve to be the king because of taxation, and Alexander invasion told the instability of नॉर्थवेस्ट इंडिया, यानी कि इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल रीजंस मिल गए। अब चाणक्य अपनी गेम, चाणक्य नीति चलाएगा। चाणक्य नीति क्या होती है? साम दाम दंड भेद, उसके अलावा भी 3 होती हैं, 7 वेज होते हैं बेसिकली। एंड पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ जम्बू द्वीप। अब वो करेगा पॉलिटिकल यूनिटी जम्बू द्वीप की। जम्बू द्वीप क्या था अभी बताया? जामन के ट्रीज नेटिव थे बेसिकली, जम्बू ट्रीज वर नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एंड और ये द्वीप ही था बिकॉज एक ही लैंड पता है अभी हमें। अभी न्यू वर्ल्ड की वर्ल्ड ऑफ एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ कुछ भी, अभी जो जहां पर है वही उसकी दुनिया, और उसके हिसाब से कि बस मैं इस लैंड पीस ऑफ लैंड पे रह रहा हूं, इसके आसपास क्या है? सिर्फ पानी है। एंड जम्बू द्वीप को कौन पॉलिटिकल यूनिटी देगा? मौर्यन एम्पायर। अब चंद्रगुप्त मौर्य, ही लिबरेटेड एंड कंसोलिडेटेड द नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम ग्रीक कमांडर्स। अब सेल्यूकस निकेटर वाज वन ऑफ द गवर्नर्स जो अलेक्जेंडर पीछे छोड़ के गया था। अब ऐसा काफी एरिया था जो अलग अलग ग्रीक गवर्नर्स के अंडर था, बट स्टिल सत्रप्स। तो अब ये सत्रप्स हमने कहां पे पढ़ी थी टर्म कल? पर्शियंस में। पर्शियंस की जो टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उसको सत्रप्स कह रहे हैं। बट अब तो ये ग्रीक्स आ गए, इन्होंने भी नाम नहीं चेंज करा बिकॉज इससे हमें यह पता लगता है कि जो पर्शियन एम्पायर था बहुत ही एक साउंड, एक बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, और अलेक्जेंडर को लगा कि नहीं यार ये सिस्टम चल रहा है, इसको ऐसे ही चलने दो। तो इसलिए सत्रप्स हमें दिखते हैं इवन ड्यूरिंग द ग्रीक टाइम। तो सत्रप्स मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ वेस्ट ऑफ इंडस। अब इंडस के जो इधर वेस्ट वाला एरिया टुवर्ड्स पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया, ये भी लिबरेट कौन करा लेता? चंद्रगुप्त मौर्य फ्रॉम सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को ये क्या देते थे? 500 एलिफेंट्स देते, एंड इन रिटर्न उससे क्या ले लेता? इंडस के जो वेस्ट वाली सारी टेरिटरीज होती है वो सारी ले लेता वापस। अब ये 500 जब एलिफेंट्स वो जाके दिखाता है अपने ग्रीक में, वो लोगों को, और ग्रीक पर्शियन एम्पायर वहां पे पर्शियन की जगह पे आ गया सेल्यूकिडियन एम्पायर। सेल्यूसिडियन एम्पायर आ गया अब, और वहां पर तो हाथी वाली चीज कोई है नहीं है जरा। तो जब वो अपने एलिफेंट्स यहां से लेके जाके वहां पे दिखाता है, सेल्यूसिडियन एम्पायर में दिखाता है, वो लोग सोचते हैं कि ये भाई इंडिया तो फिर से मतलब इतनी अच्छी चीज है, हमें भी जाना चाहिए। और फिर क्या होगा बाद में हम देखेंगे कि वहां से दोबारा से इन्वेजन होंगे इंडिया पे, और नॉर्थ से भी इन्वेजन होंगे इंडिया पे। कुशान, शाक्यज, सिंथियाज, ये सारे बाहर से आएंगे अभी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अब क्या किया? वेस्टर्न इंडस वाला एरिया जो अलेक्जेंडर, पर्शियन और ग्रीक इन्वेजन के टाइम पे इंडिया से वापस ले लिया गया था, उनको वापस अपने एम्पायर में ले आता है। ये देखो अभी इंडस आ गई आपकी इधर से, इधर सारी जो थी अब पर्शियन एम्पायर या ग्रीक एम्पायर की जो कॉलोनीज, ग्रीक एम्पायर की कॉलोनीज है, उसको ये डिवाइड किया हुआ। अब 500 वॉर एलिफेंट्स दे दिए, और वेस्ट ऑफ जो इंडस वाला रीजन था वो उससे ले लिया, और बट फिर भी थोड़ा सा एरिया इन अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड वेस्ट ऑफ इंडस, फिर भी चलो जस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन वो सेल्यूकस निकेटर को वापस कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य। क्यों कर देता है? सेल्यूकस निकेटर को एक तो लड़ाई में हरा भी देता है चंद्रगुप्त मौर्य, बट फिर भी उसको 500 वॉर एलिफेंट्स भी देता है और कुछ एरिया एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए भी दे देता है। कारण
ये देखो बना तो लिया एम्पायर, बट यहां पर थोड़ा सा एरिया क्या किया, सेल्यूकस निकेटर को वापस दे दिया क्योंकि यहाँ पे राजा बन के रह ले। क्योंकि अब क्या हुआ, इंडो ग्रीक डायरेक्ट ट्रेड रिलेशन हो गया। और अगर ये सेल्यूकस निकेटर को बिल्कुल ही मिट्टी कर देता, बिल्कुल ही खत्म कर देता, तो यानी कि ग्रीक्स की फिर से दुश्मनी बढ़ गई। और अब जब इतना बड़ा एम्पायर बना लिया हुआ है, ये अभी साउथ वाला पोर्शन रहने दो क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं काउंटर करा है, बट अब इधर अगर हम आएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने ये वाला एरिया काउंटर कर लिया। अब अगर सेल्यूकस निकेटर को खत्म कर दिया, यानी कि ग्रीक्स को दोबारा से अपना दुश्मन बना लिया, और दुश्मन बना लिया तो ट्रेड किसके साथ करना है, ट्रेड तो ग्रीक्स के साथ करना है। तो इसलिए उनको मतलब कि ठीक ठाक रखने के लिए इसने क्या किया, सेल्यूकस निकेटर की ज्यादा बेइज्जती ना करते हुए उसको कुछ प्रिविलेजेस देके वहां पे बिठा दिया, और इंडो ग्रीक जो ट्रेड है वो कंटिन्यू रहा। क्योंकि अगर ट्रेड नहीं होगा तो एम्पायर जीरो है। क्यों, दोनों ई जो है ना, ये इकोनॉमी एंड एम्पायर, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। ना इकोनॉमी एम्पायर के बिना चल सकती है, ना एम्पायर इकोनॉमी के बिना चल सकता। तो एम्पायर बना लिया, अब इकोनॉमी भी बहुत जरूरी है, तो इसलिए ग्रीक्स के साथ इनको रिलेशंस अच्छे बना के रखने। और अगर बिगड़े तो इकोनॉमी खराब होगी, इकोनॉमी खराब होगी तो एम्पायर खत्म हो जाएगा। एंड व्हेन अशोक टुक द एम्पायर वाज अंडर चक्रवर्तिन, चक्रवर्तिन बताया था क्या होता है, 7000 किलोमीटर था उन्होंने ना, 7000 किलोमीटर आर डिराइव्ड, कौन सी टर्म बताई थी, कितने हजार योजन, हजार योजन के लैंड में अर्थशास्त्र कहता है कि जो 1000 योजन के एरिया पे लैंड रूल करेगा वो चक्रवर्ती होगा। 1000 योजन मतलब 1 योजन इज इक्वल टू 7 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर के एरिया पे जो रूल करेगा वो चक्रवर्ती बनेगा। अब चक्रवर्ती बनेगा एंड ये कौन बनता है, इतना सारा एरिया अब अशोक के पास आ गया, यानी कि पूरा इंडिया आ गया ऑलमोस्ट। सिर्फ ये वाला एरिया बच जाता है, और ये नॉर्थ ईस्ट तुंगभद्रा के नीचे, और ये फार नॉर्थ ईस्ट ये छोड़ देता है बस अशोक। अब वो भी पढ़ेंगे क्यों, इसीलिए अशोक को द ग्रेट कह रहे हैं। अकबर को हम द ग्रेट बोल रहे हैं, ठीक है, उसकी भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस करा था, बट अशोक आपको अगर स्टार्टिंग से आप आ रहे हो क्लास में तो आपको बोला था मैंने अशोक का ढूंढना कि अशोक को द ग्रेट क्यों कह रहे हैं हम। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी तो इतना बढ़िया काम किया। अब जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, अब जहां भी हम देखेंगे ना तो उसमें ये पढ़ेंगे कि जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से हमें ये मिला वो मिला, तो इसलिए बेसिक आइडिया दे रहा हूं। बट अगेन कोई भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर की चीज है वो हम अलग से इसको आर्ट एंड आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे। गुजरात में है नियर गिरनार हिल्स, रुद्र दमन, ये शाका रूलर है, उसने इंस्क्रिप्शंस लिखा बेसिकली। ये आगे जूनागढ़ की प्लेस आ गई, और ये इंस्क्रिप्शंस है, पत्थर पे ना लिखा होता है। जैसे अशोक ने भी क्या कहा, पत्थर गड़ाए किसी जगह पे, वहां पे लिपि में मतलब कि जो वहां की स्क्रिप्ट थी यूज कर रहे थे लोग, उसमें लिखवाए अपने मैसेजेस, और धम्म को यानी कि बुद्धिज्म को प्रमोट किया। सो ये मिल गया। एंड दिस इंस्क्रिप्शंस वर डिसाइफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप, ये याद रखना जरूरी है हमारे लिए। इसमें ये क्या कहता है कि चंद्रगुप्त ने पुष्यगुप्त के टाइम पर एक लेक बनाई थी, सुदर्शन लेक बोलते हैं उसे, एंड पुष्यगुप्त के थ्रू, उसका गवर्नर था, तो उसके थ्रू उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने एक लेक बनाई थी। अब लेक बनाने का कंसेप्ट अगर मौर्य एम्पायर में आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर मैनेजमेंट की उनको बहुत ज्यादा परवाह है। इससे पहले हम कहां पे देखते हैं वाटर मैनेजमेंट का बड़ा ही अच्छा एग्जांपल, इंडस वैली में। कहां पे, हाँ, क्या नाम था उसका, मोहनजोदारो, ग्रेट बार ऑफ मोहनजोदारो। उससे भी हमें पता लगता है कि वाटर मैनेजमेंट का उनको बहुत मतलब कि बहुत ज्यादा विजडम थी कि पानी को बर्बाद नहीं करना हमने। तो सेम वे लेक बनाने का मतलब कि लेक बनने का रेन वाटर को इकट्ठा करके बाद में और किसी पर्पसेस के लिए यूज करना। तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन बड़ा आएगा जब भी हम मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे, तो उसमें मौर्यन एम्पायर के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। इट इज लोकेटेड इन गुजरात नियर गिरनार हिल्स। नाउ चंद्रगुप्त मौर्य आया, सेल्यूकस निकेटर से वो एरिया ले लिया नॉर्थ वेस्ट वाला, एंड एट द एज ऑफ 42 he gave up his throne and migrated to south with Bhadrabahu. Bhadrabahu was the founder of which Jainism sect? दिगंबर्स बनाए थे इसने। एंड वहां पर क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य सलेखना क्या चीज है,
सलेखना क्या होती है? जैनिज्म में हमने पढ़ा था, फास्टिंग टू डेथ, स्लो स्टारवेशन एंड फास्टिंग अप टू डेथ, फास्टिंग टू डेथ हो गया सलेखना। इन चंद्रगिरी हिल्स, अब मैंने आपको बताया था वो दो चीजें कि श्रवणबेल गोला हमने पढ़ना है, एक ये है विद्यागिरी, वहां पे श्रवणबेल गोला में क्या है, दो हिल टॉप्स हैं, विद्यागिरी और चंद्रगिरी। विद्यागिरी में क्या बना हुआ है, ये बाहुबली स्टैचू बना हुआ है। बाहुबली स्टैचू किसका है? ये ही इज द सन ऑफ, ये महावीर नहीं है, जैन नहीं है, ही इज सन ऑफ फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ देव बाहुबली जिसका नाम है। इन्होंने क्या, क्यों स्टैंडिंग पोजीशन में है? और अगर आप इनका ध्यान से देखोगे, इनके पैरों से जो पेड़ पौधे हैं वो उग रहे हैं, उग नहीं रहे, नीचे जो उगे हैं वो इनके पैरों पे ऐसे जैसे सपोर्ट लेके चढ़ गए हैं। उसका कारण क्या? स्टैंडिंग पोजीशन इसलिए बिकॉज ही मेडिटेटेड फॉर 1 फुल ईयर इन स्टैंडिंग पोजीशन। और दूसरा है ये चंद्रगिरी, ये चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पे ही इस हिल का नाम रखा गया, चंद्रगिरी हिल्स। ये देखो केव्स हैं, पूरे रॉक कट केव्स हैं, और यहां पर बैठ के इट इज सेड कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मेडिटेशन ये सलेखना करी है, वेयर ही डाइड। तो चंद्रगुप्त मौर्य डाइज। अब कौन आएगा? बिंदुसार। बिंदुसार इज कॉल्ड अमृतोचेट्स इन ग्रीक लैंग्वेज, क्योंकि अब पर्शियंस का ज्यादा रोल नहीं रहेगा, अब ग्रीक्स का ज्यादा रोल रहेगा इंडियन एम्पायर में। इसका मतलब क्या होता है? अमित्र घाट संस्कृत में। अब किसी भी वर्ड को पढ़ना उसको तोड़ के पढ़ो, जैसे अभी हमने जम्बू द्वीप भी पढ़ा, जम्बू और द्वीप, द्वीप आइलैंड, जम्बू ट्री हो गया। अब क्या हो गया? अ इज ऑपोजिट ऑफ एनीथिंग। अगर मित्र के आगे मैं अमित्र अ लगा रहा हूं तो यानी कि ही इज एनिमी। अमित्र घाट, घाट का मतलब घाट लगा, मतलब उसको खत्म कर देना। बेसिकली जो अपने सारे दुश्मनों को मौत के घाट उतार दे, वो कौन हुआ? अमित्र घाट। अमित्र घाट कौन हुआ? बिंदुसार। He maintained a good relation with Seleucid kings and asked them for sweet wine, dried figs and sophist. सेलुकेडन जो एम्पायर है, अब इधर वाले एरिया में आपको बताया कि पर्शियंस की जगह पे अब कौन आ गया? सेलुसिड एम्पायर। उसके साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। उसके बाद इजिप्ट के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बनाता है। बेसिकली फॉरेन बॉन्डिंग में, जो फॉरेन बॉन्डिंग है कंट्रीज के साथ, वो बड़ी अच्छी कर रहे हैं। अब इससे क्या क्या मंगाता है? एक तो स्वीट वाइन मंगाता है वहां की, उसके बाद ड्राइड फिग्स मंगाता है और सोफिस्ट मंगाता है। सोफिस्ट का मतलब क्या होता है? इंसाइक्लोपीडियक मैन। उसने क्या करा? ये सेलुकेडन जो एंटियोकस था, इसको बोला कि यार मेरे को कोई एक ऐसा इंसान भेज जो मतलब कि सर्वगुण संपन्न हो, जो एनसाइक्लोपीडिया ही हो, चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया में जो मर्जी उससे बात करो, फिलोसोफर टाइप सा बंदा भेज दे कोई। तो सोफिस्ट का मतलब वो होता है। इसमें इट इज सेड कि टॉलमी फिलाडेल्फस ऑफ इजिप्ट सेंट डायनेसिस टू हिज एम्बेसडर टू कोर्ट। अब अगर ये कोशिश कर रहा है कि अब फॉरेन कंट्रीज के साथ में, फॉरेन एम्पायर्स, कंट्रीज नहीं, फॉरेन एम्पायर्स के साथ रिलेशन बने, तो वो भी कोशिश रेसिप्रोकेट कर रहे हैं सेम इफेक्ट के साथ, वो जैसे अपने एम्बेसडर्स भेज रहे हैं। तारानाथ, ही इज सेड कि भाई इसने 16 सिटीज को डिस्ट्रॉय करा अशोक वंदना में। अशोक वंदना एक बुक है रिटन बाय तारानाथ, अ बुद्धिस्ट मॉन्क। तो इसमें इसने क्या करा कि बिंदुसार ने मतलब इसने क्या रेफर करा कि 2 सीज के बिटवीन 2 सीज ही डिस्ट्रॉयड 16 सिटीज। अब ये 2 सीज कौन से हैं? अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। और ये 16 सिटीज कौन से हैं? 16 महाजनपद। अब ये देखो बिंदुसार का एरिया कितना हो गया, महाजनपद यहीं तक ही थे और तो कहीं थे नहीं। तो इसने सारे जो 16 महाजनपद थे उन सबको खत्म करके अपने अंडर ले लिया। बट ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है अभी भी इसके कंट्रोल में नहीं आया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? कलिंग। और ये तुंगभद्रा के नीचे तो कोई गया ही नहीं। अब इस टाइम पे क्या हुआ कि इधर तक्षशिला में एक रिवोल्ट होगी, लोगों ने, वहां के लोगों ने रिवोल्ट कर दी, जिसको सप्रेस करने के लिए किसको भेजा गया? अशोक को, फ्रॉम उज्जैन। यानी कि उज्जैन का जो रॉयल युवराज घोषित किया, युवराज किसको लगाया हुआ था वहां पे? अशोक को, जिसको कल को प्रिंस बनाना, किंग बनाना था। प्रिंस से किंग बनने का वही होता है कि जो सबसे काबिल होगा बच्चा, उसका लड़का होगा, वो राजा बन जाएगा। तो क्या करता था कोई भी, बिंदुसार ने क्या करा? अपने सारे लड़के किसी किसी जगह पे लगा दिए कि वहां पे चेक करूंगा कि तुम कैसी एडमिनिस्ट्रेशन करते हो, कैसे राज्य को संभालते हो। तो अशोक
यहां हमें याद होना चाहिए कि अशोक कहाँ का गवर्नर बनाया हुआ था, उज्जैन का, एंड उसे कहां पे भेजा गया था, तक्षशिला में एक रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, ठीक है। एंड आजीविका सेक्ट के साथ ही वॉज इंक्लाइंड टूवर्ड्स आजीविका सेक्ट। अब ये आजीविका सेक्ट क्या है? इट इज वन ऑफ द हेटेरोडॉक्स सेक्ट। एक ऑर्थोडॉक्स है और एक हेटेरोडॉक्स सेक्ट है। ऑर्थोडॉक्स बड़े रिजिड है, हेटेरोडॉक्स बड़े लिबरल है। अब लिबरल में बुद्धिज्म जैनिज्म पड़ा, वैसे ही एक आजीविका सेक्ट है। आजीविका सेक्ट की फिलॉसफी जो मेनली है वो ये कहते हैं कि एवरीथिंग इज प्री डेस्टाइंड, जो होना है वो होना ही है, उसको आप रोक नहीं सकते। अगर आप नहीं नियति के पास जाओगे, नियति आपके पास आ जाएगी। तो बेसिक फंडा इनका ये है कि इसलिए जिंदगी जैसे मर्जी जियो, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि हर जो होना है वो होना ही है। आपकी मेडिटेशन के साथ, आपके भूखे रहने से, आपके कोई अच्छा कर्म करने से या बुरा कर्म करने से कोई फायदा नहीं है, कुछ आगे पीछे नहीं है, ना कोई प्रीवियस बर्थ के कर्म है, ना इस बर्थ के कर्म है, कुछ नहीं है। जो होना है वो होना है, आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ है। तो आजीविका सेक्ट ये कहता था, एंड बिंदुसार वॉज इंक्लाइंड टूवर्ड्स आजीविका सेक्ट। नेक्स्ट कम्स अशोका। इसके बाद आ जाते हैं अशोक द ग्रेट। ही वॉज कॉर्नेटेड एज, जब उसने तक्षशिला की वाली जो रिवोल्ट थी उसको सप्रेस कर दिया ना, उसके बाद बिंदुसार बड़ा इनसे इंप्रेस हो जाता है। बट भैया अगर बिंदुसार हो गया, इट इज सेड कि ये 100 भाई थे टोटल। देवर 101 ब्रदर्स थे, राजा 101 ब्रदर्स थे, जिसमें से 1 ये वाला का निकाल दो तो ही वॉज अशोक हिमसेल्फ, एंड 100 कौन थे? इसके भाई थे। तो इनमें भी आपस में स्ट्रगल चलेगी। वो बोलेगा नहीं किंग मैं बनूंगा, वो बोलेगा किंग मैं बनूंगा। तो स्ट्रगल में क्या होगी? लड़ाई होगी। इनिशियली क्या है, जो आजीविका सेक्ट की तरफ इंक्लाइंड होने की वजह से बुद्धिज्म की तरफ नहीं इंक्लाइंड है अशोक अभी। अब बुद्धिज्म इस टाइम पे बड़ा ट्रेंडिंग है, वायरल सी चीज है कि हर चीज में वही चीज बुद्धिज्म के बारे में बात हो रही है, जो भी आइडियाज उसके बारे में बताए जा रहे हैं। तो आजीविका सेक्ट की तरफ इंक्लिनेशन होने की वजह से बुद्धिस्ट इसको क्या कह रहे हैं अभी? तारानाथी बेसिकली काम अशोक कह रहे हैं कि ये तो प्लेजर्स में ही उलझा रहता है। उसके बाद इसको चंड अशोक कह रहे हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर, कहते हैं कि इसने हमने 100 भाई मार दिए। 100 नहीं, इसने 99 ब्रदर्स को मार दिया और एक को छोड़ा। उसको कारण टीसा, उसका नाम था टीसा। सुना हुआ नाम कहीं? कहां पे सुना? कहां पे सुना? हाँ हाँ, ये 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल को ना लीड कर रहा है, इसीलिए अशोक द ग्रेट है। अब देखना यहाँ पे क्या गेम खेलेगा, बुद्धिज्म को ही चेंज कर देगा अभी यहाँ पे। अब टीसा एक बुक लिखता है, अभिनंद पिटाका, अभिनंद पिटाका, जिससे तृप्तिका, सूत पिताक, विनय पिताक एंड अभिधम पिताक। बेसिकली क्या है, इन दोनों को अब अपने अशोक अपने हिसाब से बुद्धिज्म लिखता है। किसमें लिख देता है वो? अभिधम पिताक में से। किसके थ्रू? अपने भाई के थ्रू लीड करा देता है। अब देखो इतनी बड़ी गेम खेल गया, रिलीजन ही चेंज करा गया। तो क्या बनता है इसका कहना द अशोका द ग्रेट। कलिंग, उसके बाद कलिंग में भी आएंगे। एक तो ये पॉइंट देखो कि कितनी बड़ी गेम खेल गया वो, कि जो इस टाइम पे बड़ा पूरे सब कॉन्टिनेंट का बेसिकली इतने प्रॉस्परस इकोनॉमी का जो ट्रेंडिंग रिलीजन है वो बुद्धिज्म है, उसको अपने हिसाब से लिखवा गया ये इसमें टीसा से। और लेकिन और जैसे ही बुद्धिज्म को ये एम्ब्रेस कर लेता है, बुद्धिज्म इसको क्या बोलते हैं? इसको धम्म अशोक, कि जो हमारे धर्म का रक्षक है। तो इट इज ऑल कि कौन मौका कैसे संभालता है। अब ये आ जाता है आपके पास मगध एम्पायर, जो स्टार्टिंग में हमारे पास एक मिला है हमें। नंदास ने इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया। मौर्यन एम्पायर में आके चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले ये सेल्यूकिडियन किंग वाला जो एरिया था इसको कॉन्कर कर लिया। उसके बाद बिंदुसार आता है, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य और एक्सटेंशंस करता है इधर उधर। उसके बाद बिंदुसार थोड़ा सा साउथ में चले जाता है। एंड ये देखो यहां पर बिंदुसार में कौन सी चीज रह रही है? ये वाला एरिया कलिंग। और अब अशोक जब देखोगे तो चक्रवर्ती अशोक बन जाएगा, इंक्लूडिंग कलिंग। अगर हम कहते हैं कि कलिंग की वॉर के बाद हम पढ़ते हैं कि बड़ा हताश हो गया था अशोक, वो कहता कि नहीं मैंने तो ये सब लड़ाई लड़ाई छोड़ देनी है, सब कुछ छोड़ देना और बुद्धिज्म को एम्ब्रेस कर लेना है। अगर वो एक्चुअल में ये चीज होती तो कलिंग को वो कॉन्कर करने के बावजूद भी फ्री छोड़ सकता था उसने, बट
दिखाने के लिए मेजर रॉक एडिक्ट 13, मेजर रॉक एडिक्ट 13 में उसने बोला कि मुझे बड़ा दुख है कि कलिंग में इतना नुकसान हो गया मेरी लड़ाई की वजह से। लेकिन क्या उसने छोड़ा उसके बाद भी कलिंग को फ्री कर देता? वहां पे राजा जो था उसको बोलता कि ठीक है तू अगर वो मर गया तो तेरा बेटा राज कर ले। तो उसने उसको भी अपने एम्पायर में लेके उसके बाद बोला कि ठीक है मैं धम्म को फॉलो करूंगा, क्योंकि राजा का जो मेन मकसद है वो क्या है? लड़ना, और लड़ने के बाद अगर कोई ऐसी चीज छोड़नी नहीं है। अब यहां से आप स्टोरी देखोगे कि अशोक द ग्रेट है क्यों है। अब अगर आपको 100 रुपए की जरूरत है, आपने 100 रुपए के लिए जी जान लगा दी, आपने कमा लिया, बट उसके बाद तो आपके पास जो भी आया बोनस है आपके लिए, तो उसके लिए आप ज्यादा एफर्ट तो पुट करोगे नहीं। अब चक्रवर्तीन, अर्थशास्त्र क्या कहते हैं? चक्रवर्तीन एक रूलर बनना। अब इतना बड़ा एम्पायर बना लिया हुआ है, अब अशोक कहता है कि कुछ मिले और मिल जाएगा तो बोनस है मेरे लिए, नहीं मिलेगा तो कोई चार्ज नहीं। तो इसलिए ना वो नॉर्थ साउथ में जाता है और ना वो फार ईस्ट में जाता है। अब वो अपनी पॉलिसी चेंज कर लेता है एनेक्सेशन की। अब वो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी की जगह पे रिलीजियस सॉवरेनिटी काउंट करने की कोशिश करता है। कहता है यार अब जो मिलेगा बोनस ही है मेरे लिए। तो इतनी बड़ी सोच के साथ, मतलब इतना प्रैक्टिकली खेलने की गेम, तो वो बंदा द ग्रेट कहलाने के लायक है कि नहीं है? वहां पे पूरा रिलीजन ही चेंज करा जाता है। उसके बाद कलिंग के बाद थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल स्पॉन्सर करके जब वो देखता है कि मैं बुद्धिज्म में चलेगा, बुद्धिज्म में जो जो चीजें मेरे को अपने हिसाब से करनी है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करा के तीसरा को वहां का लीडर प्लेस करके और उससे क्या लिखवा देता है? अभिधम्म पिताक। तो दीज आर द रीजंस कि अशोक को द ग्रेट कह रहे हैं हम। चंड अशोक, he killed all his brothers except Tisa, who will write Abhidhamma Pitaka through in Third Buddhist Council, coronated in 268 and conquest of कलिंग के बाद वो बन जाता है चक्रवर्तीन रूलर। अब सारा इसके पास आ गया। सेलूसिडियन एम्पायर और कंधार, इधर भी इसके अच्छे रिलेशंस थे सबके सारे, इधर इजिप्ट वाली साइड पे, उधर ग्रीक वाली साइड पे, सबके फॉरेन रिलेशंस अच्छे हैं। और अब ये किसकी तरफ हो गया? बुद्धिज्म की तरफ। अब ये धम्म को फॉलो कर लेता है। तो बुद्धिज्म को फॉलो करने के लिए अब क्या करता है? वो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी की जगह पे क्या करता है? रिलीजियस सॉवरेनिटी मैं करूंगा, लोगों को जो कॉन्कर करना है वो रिलीजियस तौर पे करूंगा। अब इसमें दिक्कत क्या आ जाती है मौर्यन एम्पायर के लिए? इवन ये पॉइंट देख लो, इवन ही सेंड्स हिज चिल्ड्रन महेंद्र एंड संघमित्रा टू सेलोन टू प्रीच बुद्धिज्म। सेलोन इज श्रीलंका। अब इसमें क्या, अशोक ने अपने धम्म के अपने वर्जन ऑफ बुद्धिज्म को प्रेजेंट कहां पर करा? रॉक्स पे इंस्क्रिप्शंस करके। एंड दीज आर कॉल्ड मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स, और इन सबको कहां पे प्लेस करा देता है? आज भी, हाँ जी, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कर देगा ये। पाटलिपुत्र तो मतलब कि अगर आप कहो छोटी सी जगह, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमने धम्म को फैला देता है। पाटलिपुत्र में बैठा बैठा गंधार तक भेजेगा अभी इसको। तो ऐसे स्प्रेड कर रहा है अपना मैसेज। अब अगर आप गाड़ी में तेल डलवाने जाते हैं, हम वहां पे बड़े बड़े बोर्डिंग्स में लिखा होता है ना, पॉलिसीज लगी होती हैं कि सरकार ने ये नई पॉलिसी निकाल दी। मेन हाईवेज पे जाते हो, सरकार ने ये पॉलिसी बना दी। फोन खोलते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उस पे एड्स आ रही हैं। तो बेसिकली क्या है, एड्स जहां पर आप जा रहे हो वहां पे एड्स आ रही हैं। अब इस टाइम पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? ट्रेड कहां से हो रहा है? रोड्स पे हो रहा है, हाईवेज पे हो रहा है। तो ये सारी जो अपनी मेजर रॉक एडिक्ट्स है सड़कों में लगा देता है कि आते जाते लोग पढ़े कि धम्म का असली मतलब क्या है, यानी कि मेरे धम्म का मतलब असली क्या है। तो इसका वही है ना, आज भी यही फॉलो हो रहा है कि अभी कभी भी आप जाओगे किसी पेट्रोल पंप पे, खासकर गाड़ी वहां, क्योंकि वहां में हम रुक के आराम से बैठे होते हैं, कुछ काम करता नहीं है, सामने बड़ा सा बोर्ड लगा होगा सरकार का कि नई स्कीम लगा दी, या किसी बस पे लगा होगा, या बस के अंदर स्टिकर लगा रहे। एडवर्टीजमेंट का कंसेप्ट है जो वो यहां से, मतलब देखो कितना ज्यादा वाइज माइंड है बंदे का कि लोगों को नहीं जाके बताना, बस वहां पे लगा देना कि राजा ने ये बोल दिया। और राजा के जो अगेंस्ट गया, अशोक जैसे राजा के अगेंस्ट अगर कोई जाता है तो उसका अंजाम क्या होगा। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉर ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग हिज रेन इन पाटलिपुत्र ड्यूरिंग 250 BCE। ठीक है। अब अशोका's रेन, कश्मीर इसने अपने अंडर ले लिया और श्रीनगर बना दिया। सिरमौर हिमाचल में है, सिरमौर। अब सिरमौर का, अब इसको भी समझो कैसे है, तोड़ो इसको, कुछ बनता है आपको दिखता है वर्ड को, सिरमौर को?
मोर दा मोर यानी कि मौर्य। सिर का मतलब क्या होंगे? सिर सिर का मतलब सिर होंगे की मतलब है सिरमौर का यानी कि सिर ते की होंगे मतलब कि राजे के सिर ते की होंगे? सिरमौर इज मतलब कि मौर्य राज के सिर ते बैठा है यानी कि वह ताज है। तो बेसिकली सिरमौर इसलिए यदि इन्नी इंपॉर्टेंट क्रिएशन मानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं मौर्य तो मैं थोड़ा दसिया मूरा क्लैन हो सकता है या मोरा की जमीन हो सकती है, वो डिफरेंट है। ये सिर का मतलब है, सिर की गल कर रहा मैं, सिर मोर। कहां तक पहुंच जाता है? खोतान इन सेंट्रल एशिया, नॉर्दर्न साइड पे आएगा ये, इंडिया के जम्मू कश्मीर के ऊपर देखोगे अगर आप। आजीविका सेक्स, बिंदुसार भी आजीविका, अगर फादर आजीविका को फॉलो कर रहा है ये भी करेगा। एंड ही डोनेट्स बारबरा हिल केव्स, अब ये ढूंढोगे आप कहां पर है। बारबरा हिल केव्स डेडिकेटेड टू आजीविका बाय अशोक। अब ये क्या है? ऐसे बनी हुई है ये हिल केव्स। ये फोटो ये देख लो पहले इसकी, ये रही, उसके बाद इसकी जो ज्योमेट्री है वो ऐसे कि अंदर गए और यहाँ पे बैठ के किसी ने कोई ध्यान करना, मेडिटेशन करनी है, रेस्ट करना, तो यहां पर हो जाता है। मेजर रॉक एडिक्ट 13, सारी रॉक एडिक्ट्स का अलग अलग बताएंगे कि मेजर में क्या लिखा है, माइनर में क्या लिखा है, पिलर इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा है, बट अभी के लिए हम क्या लिखेंगे सिर्फ मेजर रॉक एडिक्ट 13 कि इसमें क्या लिखा गया, कलिंग के बाद जो उसको पछतावा हुआ कि मैंने बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। बट जो एक्चुअली क्या थी, बहुत ही एक वाइज सोच थी कि अब सारा कुछ मिल गया, अब कलिंग क्यों जरूरी है? अच्छा चलो वो बताओ पहले, कलिंग क्यों जरूरी है? कलिंग जरूरी क्यों है? ये रहा ट्रेड के लिए, बट ट्रेड तो ये बंगाल ताम्रलिप्ति से भी हो रहा। वाई द ग्रेट इसीलिए है, वो कहता है कि कल को अगर इसको कुछ हो गया, यहाँ पे कोई और इन्वेजन होगी, यहाँ पे कोई भूकंप आ गया, भूचाल आ गया, आग लग गई, तो मैं कहां से ट्रेड करूंगा? तो प्लान बी हमेशा ये रेडी रखता है अपना। और मेजर रॉक एडिक्ट्स जो आप कह रहे हो, ये देखो मेजर रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, ये पूरे एम्पायर में जहां जहां आपको साइंस दिख रहे हैं यहां पर है। पूरी अपने एम्पायर में इसने हमने धम्म को बता दिया कि अगर बुद्धिज्म का मतलब है तो क्या है अशोक के हिसाब से, और अशोक के हिसाब से मतलब यानी किंग के हिसाब से क्या है। क्योंकि अब हमने पढ़ा था ना कि किंग जो है वो धर्म शास्त्रों के ऊपर हो गया, किंग जो इंटरप्रेट करेगा वही चीज रहेगी। अब बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। अब ये प्रोविंशियल 4 कैपिटल्स, ये आप ढूंढोगे कौन सी हैं मौर्यन एम्पायर के टाइम पे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, कौन सी हैं, और किसका गवर्नर किसको लगाया था, बिंदुसार ने या उसके बाद अशोक ने भी। फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स एंड विलेजेस। अभी ये इंफॉर्मेशन हमें सारी कहां से मिल रही है? बुद्धिस्ट सेक्टर तो मिलेगी ऑब्वियसली, अर्थशास्त्र से भी मिलेगी, इंडिका ऑफ मेगास्थनीज एंड अदर जैन टेक्स्ट। तो अशोक ने सबको खुश करके रखा हुआ है, देखो सारे उसकी बात कर रहे हैं, दैट मीन सबको खुश करके रखा हुआ है उसने। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, किंग सुप्रीम है एंड उसकी इंटरप्रिटेशन जो धर्मशास्त्र किसी भी धर्म के बारे में है वो सबसे ऊपर है। ये कौन कह के गया? अशोक ने बोला कि जब उसने अपने हिसाब से बुद्धिज्म को लिखवा दिया, वो कहता है कि जो आज के बाद मैं बोलूंगा वो धर्म है, तो किंग जो है सुप्रीम बन गया, इवन धर्मशास्त्रों के ऊपर चले गया। और अर्थशास्त्र ने बोला कि देयर आर 7 लिम्स ऑफ स्टेट। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल मतलब कि साइंसेस पढ़ रहे हो तो इसमें अर्थशास्त्र के बिना आपका सब्जेक्ट पूरा नहीं हो सकता, पेपर 2 बेसिकली आपका नहीं पूरा हो सकता। सबसे ऊपर है स्वामी, ही इज द किंग, अमात्यस मिनिस्टर, जनपद टेरिटरी, अभी वही जनपद ही चल रहे हैं, दुर्ग फोर्ट्स, कोश ट्रेजरी, दंड आर्मी, मित्र दोस्त। और ये क्या है? ये फॉरेन पॉलिसी का कंसेप्ट है इसका। तो एडमिनिस्ट्रेशन देखो कितनी ज्यादा बढ़िया हुई पड़ेगी, फॉरेन पॉलिसी के लिए एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ही बना दिया होगा। उसके अलावा जो मिनिस्टर्स ऑफिसर्स हैं, मंत्री परिषद, काउंसिल टू एडवाइस, जैसे कैबिनेट हो गया, कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट जो डिपार्टमेंट हो गया अपना, टू गाइड द प्राइम मिनिस्टर,
मंत्री परिषद और अध्यक्षों के साथ इसको सपोर्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ गया, ये कैबिनेट आ गया, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ गया। प्रिंस कौन होता रहा? युवराज, राजे के बेटे। उसके बाद पुरोहित, प्रीस्टली हेड, सेनापति, सेना अध्यक्ष, कैबिनेट मिनिस्टर्स आ गए दोबारा से। 18 सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट्स जिसको बोलते थे तीर्थास। अब यानी कि जो डिपार्टमेंट्स, अभी भी हम सेक्रेटरीट में जाते हैं किसी भी स्टेट की, तो उसमें डिपार्टमेंट्स अलग अलग बने कि फूड का ये देखेगा, लेबर का ये देखेगा, पीडब्ल्यूडी ये देखेगा। तो अब ऐसे अलग अलग 18 डिपार्टमेंट्स बन गए। 27 सुपरिटेंडेंट फॉर इकोनॉमिक फंक्शंस। तो देखो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कितना ज्यादा वेल डेवलप्ड हो चुका है। अब ये आपको होने चाहिए कि ये जैसे टर्म्स है कि तीर्थास क्या चीज है, उसके बाद मंत्री परिषद, ये आपको जस्ट ये अगर आप ऑप्शनल ले रहे हो उसके लिए तो बहुत जरूरी है, नहीं तो उससे गो थ्रू हो जाना एक बार। उसके अलावा जब हमने कल पढ़े थे कि काफी ऑफिसर्स होते हैं कि जो पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, तो वैसी एक ये लिस्ट है, गूगल करोगे बड़े आराम से मिल जाएगा, नहीं तो पीपीटी में भी मिल जाएगा आपको ये। तो अब ये सारे लिखे हैं, इनको एक बार रीड आउट कर लेना और तोड़ तोड़ के शब्दों को देखोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको मतलब समझ आ जाएगा उसका। अब आर्मी, 6 ब्रांचेस ऑफ आर्मी, कमिटी ऑफ 5, 6 ब्रांचेस आर्मी की, और हर आर्मी को संभालने के लिए एक 5 मेंबरी कमेटी और उसके ऊपर एक कमांडर इन चीफ। अब ये जो नंबर है, अगर हम मेगास्थनीज को पढ़ते हैं तो उसने बड़ा एग्जैजरेट करा हुआ है। जैसे नंदास के टाइम पे हीरोडोटस ने अलेक्जेंडर को डरा दिया था कि भाई उसके पास तो इतने लाख हुए हैं। तो मेगास्थनीज की भी अगर हम रेफरेंस पढ़ते हैं, मेगास्थनीज का रेफरेंस कौन सा है? मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी है? इंडिका में अगर आप पढ़ोगे अब तो उसमें बड़ा एग्जैजरेटेड नंबर मिलता है, बट एक्चुअल में इतना था नहीं, और बहुत ज्यादा एडवांस्ड वर्जन था एडमिनिस्ट्रेशन का, आर्मी का, और एलिफेंट सेक्शन अलग बना हुआ था। आर्मी मतलब कि जहां पे वेपन्स और प्रोड्यूस होते थे, उनका हेड कौन होता था? ये देखो, अब इसको भी तोड़ के पढ़ोगे अब अपने आप समझ आ जाएगा। सबसे पहले अध्यक्ष निकाल देना है इसका, अयुद्धगढ़ अध्यक्ष। ये पूरा वर्ड अगर इकट्ठा देख लोगे समझ नहीं आएगा क्या है। अध्यक्ष निकाल दो इसमें से, अब इसमें से भी अध्यक्ष निकाल दो, क्या बच्चा पीछे? हस्त्य, यानी कि हाथी। हाथियों का जो कंट्रोल करता है वो हस्त्य, और आर्मी का कंट्रोल है वो अयुद्धगढ़। अध्यक्ष पीछे लगा देना बस। एस्पिनेज, आज की डेट में भी हम देखते हैं रॉ, CIA, ये बड़े इंटेलिजेंस चलती रहती है, सीक्रेट सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज चलती रहती हैं। तो ये उस टाइम पे भी बहुत जरूरी है। एम्पायर इतना बड़ा बन गया, दुश्मन भी होंगे, अब दुश्मनों पे चेक करने के लिए कौन करेगा? हमारा एस्पिनेज सिस्टम। बड़ा ही एफिशिएंट एक उसका सिस्टम बन जाता है। उसके 2 ग्रुप्स होते हैं, ये 2 है, इधर रख दो। अब एस्पिनेज जो स्पाइज हैं, जासूस हैं, उनके 2 ग्रुप्स हैं, संस्थान एंड संचारी। संस्थान कौन हो गए? ये मूवी देखिए टाइगर वाली, जो कभी किसी देश में जा रहा है, कभी किसी देश में जा रहा है, वहां पे जाके लड़ रहा है, नहीं कि वो बाहर जाके देख रहा है कि क्या क्या हो रहा है। उसके बाद ये आ जाते हैं संचारी, जो एक जगह पे ऑफिस जॉब करते हैं, फैमिली मैन जैसा, देखिए सीरीज है। तो ये मतलब कि घर में बैठते अपना काम करता है और थोड़े बहुत छोटे मोटे आसपास के ऑपरेशंस करता रहता है। तो ये 2 तरीके के हैं। अब ये तो हो गए जो पॉलिटिकल गेम देख रहे हैं। अब लोगों की क्या हवा चल रही है, बेसिकली हवा मतलब कि लोगों की क्या सोच है, तो उसके लिए कौन होता था? पति वेदिकास, जो वो स्पाइस होते थे वो ये होते थे। तो 3 सेक्शंस ऑफ स्पाइस आ गया आपके पास। तो अगेन आई एम टेलिंग कि अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसा टॉपिक या पॉलिटिकल साइंस जैसा टॉपिक कर रहे हो तो ये जरूरी है, पति देवक, संस्थापक, ये वाली। नहीं तो यू शुड नो कि भाई एस्पिनेज थी, ये इसका नाम था, और ये एफिशिएंट सिस्टम था बड़ा। नेक्स्ट इज अर्थशास्त्र, जस्टिस। अर्थशास्त्र कहता है कि जो जस्टिस है वो 4 सोर्सेस से डिराइव होगा। धर्म मीन्स रिलीजन, विहार मीन्स करंट जो चल रहा होगा, ट्रेंडिंग कोड्स होंगे, करंट सोशल कोड्स बेसिकली। चरित्र, जो कस्टम्स होंगे लोगों के, क्लैन के, किसी के, जी हिंदूज के अलग है, मुस्लिम्स के अलग है, सिख्स के अलग है। राजसन, एंड में सबसे ऊपर क्या हो गया? रॉयल ऑर्डर, कि जो राजे ने बोल दिया कि इन तीनों को भी वो ओवर पार कर देगा, कि जो राजे ने बोल दिया वो सही है। एंड
सीपीसी होता है सिविल प्रोसीजर ऑफ कोर्ट, मतलब कि जो सिविल के केसेस होते हैं, कोई जमीन का हो गया, कोई पैसे का हो गया, तो दे आर सिविल, और वो किसमें आता है, धर्मस्थ्य में। और आईपीसी कौन से होते हैं, जो रिलेटेड टू बॉडी होते हैं, कि लड़ाई होगी, किसी के चोट लगी, किसी का मर्डर हो गया, कुछ रिलेटेड टू बॉडी जो क्राइम्स होते हैं वो होते हैं पीनल कोड की तरह बेसिकली। ये आईपीसी सीपीसी से रखा है कि इसका वर्जन है ये। कंठ शोधन ये हो गया। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन कहां से आ रही है, हर जगह से आ रही है टैक्सेशन, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर है, पैसे कमाने, लैंड से भी आ रही है, जो लैंड प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बाद कोई ट्रेड हो रहा है वहां से, माइन से, ट्रांसपोर्टेशन से, हर ऐसी जगह जहां पर पैसा आ सकता है वहां से टैक्सेस लिए जा रहे हैं। सन्निधाता, ऐसा ऑफिसर जो स्टेट ट्रेजरी ऑफिसर है, और बजट प्रिपरेशन होती थी यहाँ पे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब कि लिखत में जाती थी चीजें कि इतना स्टेट को आया, इतना खर्चा हो गया, इतनी सेविंग होगी, इतना एक्सपेंडिचर हो गया, सारा बजट का आ गया। नेक्स्ट इज भाग। भाग मतलब कि एक लैंड पे जितना प्रोड्यूस होगा 1/6 किसको जाएगा, किंग के ट्रेजरी में। शुल्क आ गया सेल्स टैक्स, और सीता क्राउन लैंड। अब सीता, रामायण में हम देखते हैं कि लड़ाई किसके लिए हो रही है एट द एंड ऑफ द डे, सीता के लिए। तो सीता क्या है, बेसिकली आर्यंस और द्रविडियंस की लड़ाई है फॉर लैंड, नॉर्थ और साउथ। कर पा रहे हो रिलेट इसको? अगर प्रभु राम थे अयोध्या से तो कहां पे जाते हैं लड़ने, श्रीलंका, साउथ में जा रहे हैं लड़ने। तो साउथ में कौन है, द्रविडियंस है, नॉर्थ में कौन है, आर्यंस है। इनकी लड़ाई क्यों है, लैंड के लिए। लैंड का मतलब क्या है, सीता, राजे की जमीन, सीता के लिए लड़ाई है। तो ये वही सिग्निफाई करना चाहती है रामायण भी चीज, कि जो लैंड के लड़ाई है वो लैंड के लिए है सारी। वो स्टोरी की फॉर्म में उसने मतलब कि पेश कर दिया, नो डाउट अब उसको प्रूव करने में लगे हुए कि नहीं ये हुआ था, राम सेतु एंड ऑल, ये सारा हुआ। बट अगर हम इसको बाय वर्ड जाएं, सीता जो था रेफर्ड टू द क्राउन लैंड, और क्राउन लैंड का मतलब नॉर्थ और साउथ की लड़ाई, जब एम्पायर और बढ़ रहा है। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन वेल प्लान्ड, 6 कमिटीज ऑफ 5 मेंबर्स ईच, सॉरी एंड 5 मेंबर्स। ये सारे मैगस्थनीज के हैं, बट अर्थशास्त्र, सॉरी 2 ऑप्शन है। मैगस्थनीज क्या कह रहे हैं इसमें, कि इसमें क्या है 6 कमिटीज है, और इसमें हर एक कमेटी के 5-5 मेंबर्स हैं, ये कह रहे हैं मैगस्थनीज। बट अर्थशास्त्र के कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है, यहाँ पे ऑफिसर्स हैं, पंद्यक, ट्रेड एंड कॉमर्स, शुल्कधायक, टैक्स कलेक्शन, गोपा, डेथ और बर्थ का सर्टिफिकेट जो देखेगा। हेड ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन कौन हो गया, मेयर की तरह। नगरिका, क्लियर करता हूं, नगरिका क्या हो गया, मेयर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का। गोपा एंड स्थानिकास वर हिज असिस्टेंट्स। रक्षी कौन हो गया, पुलिस। बंधन गृह अध्यक्ष क्या देखेगा, जेल्स। अब यहां पर भी देखो, अध्यक्ष को अलग कर दो, कर दिए। बंधनगढ़, बंधन मतलब कि क्या होगा, उसको बांध के रखना है कहीं पे, तो कहां पे होता है वो बंदा, जेल्स में। तो ऐसे एसोसिएटेड कर लिया करो। लोधक कौन हो गया, लोह मतलब कि लोहा, तो यानी कि मेटल इंडस्ट्री को जो ऑफिसर देखेगा वो होगा लोधक। अर्थशास्त्र कहता है कि देयर आर 7 वेज टू डील विद द नेबर्स, यानी कि फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहा है, या फॉरेन पॉलिसी या इंटरनली भी, कि एक राजा दूसरे राज्य के साथ कैसे बिहेव करेगा। साम दाम दंड भेद, ये तो हमारा क्लियर हो गया। अपीजमेंट, गिफ्ट या ब्राइब दे दो, डिवाइड एंड रूल कर दो, या मिलिट्री फोर्स कर दो। उसके बाद आ जाता है माया, इल्यूजन। देयर आर 7 वेज, कि उसको बस जैसे हीरोडोटस ने करा था, नंदा ने एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर दिया था कि हमारे पास बहुत आर्मी है, अर्थशास्त्र से पहले भी, उसको बस राइट डाउन कर दिया, बस वो प्रैक्टिस हो रही थी। नंदा ने एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर दिया कि हमारे पास तो करोड़ों की सैनिक सेना है, तो यानी कि उन्होंने इल्यूजन क्रिएट कर दिया जिसकी वजह से अलेक्जेंडर उस पर अटैक नहीं करता। नेक्स्ट इज उपेक्षा, इग्नोर द एनिमी। अब जब हम यूएसए और जापान की लड़ाई देख रहे थे, जब हिरोशिमा और नागासाकी का न्यूक्लियर बॉम्ब होने लगा था, यूएसए ने जाके पहले बोला था उसको कि आइदर यू सरेंडर और आई विल थ्रो द न्यूक्लियर बॉम्ब। तो उसने क्या पहले बोला, एक राज्य ने दूसरे राज्य को इग्नोर कर दिया, यानी कि उपेक्षा उसने करी कि नहीं यार ये कुछ नहीं करेगा, आज तक तो इससे कुछ मतलब कि कुछ हुआ नहीं और मेरे पे न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकेगा, ठीक है।
ये पॉलिसी वहां पे हमें दिखती है, फॉलो होती है, बट नो डाउट वो उल्टी पड़ जाती है। नेक्स्ट इज इंद्रजाल, यानी कि फेकिंग द स्ट्रेंथ। फेकिंग द स्ट्रेंथ मतलब, अब ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री में से गन बोर्ड पॉलिसी पढ़ी है। गन बोर्ड पॉलिसी यूएसए फॉलो करता है, चाइना, जापान, क्यूबा पे। वो क्या करता है, अपनी जाके बस पूरी नेवी को खड़ा कर देता है वहां पे, उसके कंट्री के पेरिफेरी पे। या वियतनाम में भी उसने ऐसे करा था। वियतनाम में क्या करा, पेरिफेरी पे जाके अपनी पूरी नेवी को खड़ा कर दिया और बोला कि या तो तू सरेंडर कर दे, नहीं तो देख मैं अटैक कर दूंगा, मेरे पास इतनी सेना। तो करना कुछ है नहीं, बस फेक करना है कि स्ट्रेंथ मेरी बहुत है, चाहे शिप्स अंदर से खाली हो, पर बाहर से दिखाना है कि नहीं जी 100,000 शिप्स आ गई हैं और ये मेरे पे कभी भी अटैक कर देंगे। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है सेंटर में, सॉरी पॉलिटिकल आ गया, किंग हो गया, रॉयल प्रिंस हो गया हमारा, महामात्यास हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अमात्यास टू असिस्ट द महामात्यास, धम्म महामात्यास जो रिलीजन को देखेंगे सारा। नेक्स्ट ये वैसे बता रही है वो प्रोविंशियल 4 वाली है। डिस्ट्रिक्ट्स में कौन है, प्रदेष्टा सीनियर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में, राजुका उससे नीचे, एंड युक्ता सबसे नीचे ऑफिसर लिस्ट में। विलेजेस में ग्रामिका इज द हेड ऑफ विलेजेस एंड योग स्थानिका आर हिज असिस्टेंट्स। अब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हम बात करें, सेम है वही चीज, प्रिंस के अंडर सारा सिस्टम चलेगा। ये वाला यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। यहाँ पे किंग कौन होगा, तक्षशिला, तोशिला, शुभिनागरी एंड उज्जैन, ऐसे ये डिवाइड करा हुआ है 4 प्रोविंसेस में, क्योंकि एम्पायर इतना बड़ा हो गया। अब इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये रही, डिस्ट्रिक्ट्स में ये रहे, बस इतना ही हमें लर्न करने की लोड़ है। एंड विलेजेस के ये आ गया। अब आ जाती है इकोनॉमी, कि मौर्यन एम्पायर की इकोनॉमी कैसी थी। अब इस टाइम पे इकोनॉमी चल कहां से रही है, एग्रीकल्चर से, ओ सॉरी हाँ जी ठीक है, टैक्सेस से चले, बट टैक्स कहां से आ रहा है, एग्रीकल्चर यानी कि विलेजेस सिटी से आ रहे हैं। तो परमानेंट विलेज क्रिएशन अब हो रहे हैं। अब जहां भी जा रहा है वहां पे क्या हो रहा है, वहां जाके जो लीडर है उसको उठाया, तू क्षत्रिय है, तू राजा, और बाकी सारी उसकी प्रजा यानी कि बाकी सारे स्लेव्स है। बन गया सारा सिस्टम। प्रीस्टली क्लास अपने आप आ जाएगी, वैश्यस को जहां पे, ट्रेडर्स को जहां पे ट्रेड दिखेगा वो पहुंच जाएंगे, सोसाइटी कंप्लीट हर एक की। ऐसे करके एक्सपेंशन हो रही है सारी। अब सिटीज भी बहुत ज्यादा इमर्ज हो गए, मार्केट्स बन रही है, प्रोडक्शन हो रही है विलेजेस में, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे हो रही है, सिटीज में। और सीता, वही क्राउन लैंड वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए सुपरवाइज्ड बाय, अब इसको भी तोड़ दो, ये लो सीता अध्यक्ष। तो हमेशा इतने एशियट और मेडिवल में भी आपके बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स आएंगे, उसको तोड़ के समझना शुरू करो। सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, यानी कि गिल्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। गिल्ड्स क्या होती है, ट्रेड यूनियंस टाइप लगा लो। और इन्होंने अपनी एक करेंसी निकाल दी हुई है, चाहे अभी सरकार, अभी रॉयल अथॉरिटी की तरफ से कोई करेंसी नहीं है, बट इनकी अपनी करेंसी जो है कॉइन्स की टाइप में वो आने लग गई है। दे हैड देयर ओन प्रिमिटिव सॉर्ट ऑफ करेंसी। अब गिल्ड्स जो हैं वो पॉलिटिकल ऑर्डर को डिफाइन करने लगी है। कारण फाइनेंसिंग, कोई भी आपको पता है ई और ई का कंसेप्ट, इकोनॉमी एम्पायर के बिना नहीं, एम्पायर इकोनॉमी के बिना नहीं। एम्पायर बन रहा है तो इकोनॉमी को होना पड़ेगा, और दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री है। वेट्स एंड मेजर का यूनिफॉर्म सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। रोड कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्यों, ट्रेड इजीली हो जाएगा। वो तक्षशिला से हम जीटी रोड कहते हैं जिसको, ग्रैंड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी को वैसे हम उसको करते हैं, बट ये जो रोड्स वाला कंसेप्ट है उत्तर पथ दक्षिण पथ पहले से ही बना हुआ है। काबुल टू बंगाल यही चीज चल रही है, रोड्स की बात हुई। अब एक हमने पढ़ा था, जर्मनी कह रहा था मैं बर्लिन टू बगदाद बना दूंगा रेल लिंक। क्यों बर्लिन टू बगदाद रेल लिंक, क्यों, सिल्क रूट। यहां पर क्या हो रहा है, उत्तर पथ दक्षिण पथ की बात हो रही है, तो सब ट्रेड रूट के हिसाब से चल रहा है। अब एक काबुल टू बंगाल चल रही है, अब जीटी रोड का भी रूट वही था ना, कि भाई ये एक बंगाल तक जाएगी नीचे। तो क्योंकि मेन ट्रेड रूट ये है, ना कि कन्याकुमारी से कश्मीर का। मेन ट्रेड रूट क्या है, यूरोप से होके, सेंट्रल एशिया से होके, इंडिया से होके बंगाल, बंगाल से इंडो चाइना लैंड, ये मेन रोड है। तो जीटी रोड ये बन जाती है। एंड दक्षिण पथ जो है ये बन जाते हैं वनिक पथ। उत्तर पथ और दक्षिण पथ को क्या कहने लग जाते हैं, वनिक। वनिक का मतलब होता है ट्रेड, ट्रेड के रास्ते, वनिक पथ।
सोसाइटी, मेगास्थनीज ने बहुत ही गलत आधार पे जो इंडियन सोसाइटी है उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन। बट वो जाति सिस्टम को इंडिया को समझ नहीं पाया, इसलिए जो इसकी एजम्पशन है गलत मानते हैं। उसने क्या किया, कुछ लोग फिलोसोफर्स हैं, काउंसलर्स हैं, आर्टिशियंस हैं, कोई मैजिस्ट्रेट है, कोई हर्ड्समैन है, कोई फार्मर है और कोई सोल्जर है। तो उसने 7 ये याद रखना है कि मेगास्थनीज ने अपनी बुक में क्या लिखा है। सबसे पहली बात कि 7 पार्ट्स में उसने डिवाइड कर दिया। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का पॉइंट भी वैसे इट इज लेसर इंपॉर्टेंट बट फिर भी याद होना चाहिए कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में भी अर्थशास्त्र और इंडिका आपस में डिफर करती हैं। यहाँ पे उसने कह दिया 7 कास्ट है इंडिया में ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन, बट वो इंडिया की जाति को नहीं समझ पाया। दूसरी बात वो कहता है कि सारे लोग यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स डालते हैं, बट मेगास्थनीज तो रॉयल कोर्ट में रह रहा है, उसके आसपास सारे इन्फ्लुएंशियल लोग ही हैं। अब राजा है, राजा के जो मेन एडवाइजर्स हैं वो भी अमीर है, और राजा से जो मिलने जा रहा है वो भी अमीर है। तो सबको वो देखते हैं कि यार ये तो इंडिया है ही बड़ा अच्छा कंट्री, यहाँ पे सबने मतलब ऑर्नामेंट्स डाले हुए हैं। बट ये गलत बात थी क्योंकि उसने आम लाइफ नहीं देखी थी। उसके बाद वो कहते हैं देयर इज नो स्लेवरी इन इंडिया। क्यों? क्योंकि वो स्लेवरी क्या मानता है, ग्रीक्स वाले, कि जहां पे बाउंटी हंटिंग, पता क्या होता है बाउंटी हंटिंग? आज भी चलो उसका रिफाइंड वर्जन है बाउंटी। हाँ, बंदों को मारना। कौन से बंदों को मारना? ये कहां से आया है? स्लेव्स को। बिल्कुल। अमेरिका में क्या होता है, आज भी हम कहते हैं ना कि सिर पे इतना इनाम रखा हुआ है सरकार ने, तो स्लेवरी सिस्टम में भी यही है कि अगर किसी, अमेरिका में बड़ा ये फेमस हुआ था कि अगर किसी भी अमेरिकन का कोई स्लेव भाग जाता था तो उस पे पैसे रख देते कि ही इज वांटेड डेड और अलाइव, और इतने पैसे मिलेंगे जो मारेगा। तो ये बाउंटी हंटिंग का जो कंसेप्ट है बहुत ज्यादा डेवलप हो गया था, और स्लेव्स को जानवरों की तरह वहां पे रिएक्ट मतलब कि ट्रीट करा जाता था। बट इंडिया में इतना इशू नहीं था, इंडिया में इतना ज्यादा वो गलत तरीके से नहीं स्लेव्स को करते थे। ठीक है, उनसे लेबर करा लेते थे, बट उसको एक इंसान की तरह मानते थे एट द एंड ऑफ द डे। तो इसलिए वो कहता है इंडिया में स्लेवरी है ही नहीं है। तो यहां पर भी वो कंसेप्ट गलत हो गया। तो इसके जो इंडिका का है ये बड़ा ही सुपरफिशियल सा व्यू देता है। बट एक्चुअल में क्या रहा है, चतुर्वर्ण सिस्टम, 4 वर्ण थे अभी भी, चाहे वो प्रोफेशनल पे ले लो चाहे बाय बर्थ ले लो, बट वो हैं अभी यहाँ पे इंडिया में। गवर्न सोसाइटी। द्विज का कंसेप्ट सिर्फ अपर क्लास ऑफ सोसाइटी के लिए है। द्विज क्या है? ट्वाइस बॉर्न। एक तो बायोलॉजिकल बर्थ होता है और एक फिलोसॉफिकल बर्थ होता है। जब बायोलॉजिकल एक्चुअल में बर्थ होता है किसी का, और जब वो एक शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद उसका दोबारा से जन्म होता है। तो द्विज का कंसेप्ट है वो अपर कास्ट ऑफ सोसाइटी के लिए। तक्षशिला, उज्जैन, वाराणसी बिकम्स इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर्स, और गिल्ड्स का इतनी ज्यादा हो जाती है जिसका आज तक, अब हम कहते हैं कि पुश्तैनी बिजनेस है हमारा। पुश्तैनी बिजनेस जिसका होता है वो 15 साल 16 साल का जब बच्चा हो जाता है वो बिजनेस में बैठने लग जाता है। तो ये गिल्ड्स का सिस्टम यहां से शुरू हो चुका था। जब गिल्ड्स में क्या हुआ, लोगों की जरूरत पड़ी, घर वालों की जरूरत, तो उन्होंने क्या करा, अपने बच्चों को डालना शुरू कर दिया कि सीखो अभी से काम, जब तुम्हें एक्चुअली टेक ओवर करना तो आता हो काम। तो ये वाला कंसेप्ट भी, देयर वाज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन, वो तो एज इट इज है अभी। वो जो वर्ण सिस्टम से शुरू हुई है वो राजा राम मोहन रॉय तक अभी ऐसी चलती रहेगी। थोड़ा सा अप्स एंड डाउन आएंगे, बट ऑन द बेसिक साइड वुमेन की हो रही है वर्क प्लेस। और हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक अर्थशास्त्र में क्या है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। सो इसलिए देखो कि अर्थशास्त्र जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितनी ज्यादा एलैबोरेटेड है। डिसइंटीग्रेटेड क्यों हो रही है, खत्म क्यों हो रहा है मौर्यन एम्पायर? अशोक के बाद हम कोई भी नहीं दिखता। लास्ट जो है बृहद्रथ इज द लास्ट मौर्यन किंग किल्ड बाय पुष्यमित्र शुंगा। क्यों? अब ब्राह्मण्स, ये ब्राह्मण्स को बहुत सपोर्ट करेंगे। अब हम देखेंगे जब शुंगा डायनेस्टी का आर्ट एंड आर्किटेक्चर, क्योंकि अगर किसी भी हमने उसके बिलीफ को देखना है, अगर आपने मेरे घर को देखना है कि मेरे घर में कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, आप मेरे घर में आओगे बड़े आराम से बता दोगे नहीं बता दोगे? अब मैं आपके घर में किसी में जाऊंगा तो मैं बता दूंगा कि कौन से रिलीजन को आप फॉलो कर रहे हो, या किस रिलीजन को ज्यादा अगर 2-3 मतलब कि मेरे को लगता है कि नहीं यार 2-3 चीजें, बट फिर भी मैं बता दूंगा ज्यादा इंक्लिनेशन इस रिलीजन की तरफ है, इस फिलोसफी की तरफ है, बता दोगे ना? तो अगर किसी एम्पायर को भी पढ़ना है तो उसके आर्ट एंड आर्किटेक्चर से हमें पता लग जाता है कि ये क्या, इसकी सोच क्या है,
इसकी सोच, फिलोसफिकल सोच क्या है, रिलीजियस सोच क्या है, इकोनॉमिक सोच क्या है, तो सब मैं बता सकता हूँ। अगर आप मेरे घर में या मैं आपके घर में जाऊं, मैं आपको सब बता दूंगा कि क्या आपकी सोच है, क्या आपके जीने का तरीका है, क्या आपकी और सिस्टम है। नो पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ धम्म। अशोक ने बोला कि मैं अब रिलीजियस तौर पे कॉन्कर करूंगा, ना कि मैं एक्चुअल में जाके वहां पे लड़ाई लड़ूंगा और लैंड को कॉन्कर करूंगा। अब इसमें क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल अशोक यहां पर बैठा, ठीक है, उसने एक नई टेरिटरी चूज कर ली कि मैं इस पे अपना जो है बुद्धिज्म भेजूंगा और यहाँ पे कंट्रोल कर लूंगा। यहाँ पे बुद्धिज्म भेजा, लोगों को बड़ा पसंद आया, वो लोग कहते ठीक है, बढ़िया ट्रेड एंड कॉमर्स, बढ़िया मार्केट इकोनॉमी हो रही है। लेकिन इन्होंने रिलीजियस इसकी जो डोमिनेशन थी उसको मान लिया, बट पॉलिटिकल डोमिनेशन नहीं मानी। अब उनको पता लग गया अशोक ने लड़ना तो है नहीं है, तो रिलीजियस तौर पे बोल दो कि हाँ भाई तेरे आगे हाथ जोड़े, जो तू बोल रहा है वो सही है, लेकिन पॉलिटिकल तौर पे हम तेरे अंडर नहीं है। अब इसमें क्या होगा, अशोक ने जब छोड़ा लड़ना तो क्या होगा, ये भी सिर उठा लेगा अपना साथ वाला जिसको पहले अशोक ने करा हुआ कॉन्कर, ये भी उठा लेगा, ये भी उठा लेगा, नए जो टेरिटरीज है वो सारी सिर उठा लेंगी, नहीं जी हम अशोक को नहीं, अशोक ने जो बोला वो सिर मत थे, जो बुद्धिज्म के बारे में बोल रहा है, रिलीजन के बारे में बोल रहा है, सब ठीक, लेकिन पॉलिटिकली तो हमारा राजा नहीं है। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, देखो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहा है सिस्टम सारा। जो इतना बड़ा कॉम्पैक्ट सिस्टम था मौर्यन एम्पायर, अब वो टूटेगा किसमें, शुंगास उसकी सबसे बड़ी प्राइम एग्जांपल होगा। अब छोटे छोटे एम्पायर हमें देखने शुरू होंगे, और यानी कि लैंड की वैल्यू जो है, मनी इकोनॉमी से हम दोबारा किसमें जाएंगे, अब लैंड इकोनॉमी में। लैंड इकोनॉमी में जाएंगे, हमें क्या दिखेंगे, राजपूत निकलते हुए, छोटे छोटे डेक्कन में राजपूत। एम्पायर्स की जो अब लेंथ ब्रेड्थ है वो चक्रवर्ती जितनी नहीं होगी कभी भी, आप देखोगे अब ब्रिटिशर्स का ही राज होगा, उसके बीच में या दिल्ली सल्तनत का होगा। मोर ज्यादा टाइम हम क्या देखेंगे, डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर्स देखेंगे। अब सारे वीक सक्सेसर्स, वही बात है, एबल रूलर्स ही नहीं आए, उसके इतना बड़ा साम्राज्य ही नहीं संभाला गया। अशोका द ग्रेट एक ही था बस। इकोनॉमिक वर्डन, नंदास के टाइम पे जैसे लोग परेशान हो गए, अब मॉडर्न्स के टाइम पे भी हो गए। कुछ हद तक तो उसने बोला कि ठीक है ये टैक्स माफ, वो टैक्स माफ, लोगों को खुश रखा, बट ज्यादा देर नहीं। अब बाकी जो बाहर इन्वेजन से उनकी भी नजर होगी, बैक्ट्रियन नॉर्थ से, सीरियन इन्वेजन, इधर से सेलुसिडियन एम्पायर से, अब सारी इन्वेजन शुरू होंगी। अब प्रो ब्राह्मण रूलर्स, अब बुद्धिज्म का ट्रेंड थोड़ा सा कम होने लग गया। अब ब्राह्मण्स ने सोचा कि ठीक है, जैसे चाणक्य ने एक नया राजा खड़ा करा था जो टुवर्ड्स बुद्धिज्म की तरफ चले गया, हम ब्राह्मण ही खड़ा कर देते हैं। तो ब्राह्मण या ब्राह्मण इंक्लिनेशन वाले रूलर्स, तो वो क्या करेंगे, शुंगा को, पुष्यमित्र शुंगा को खड़ा कर देंगे, तो इसको मार दे, खत्म कर दे, नेक्स्ट एम्पायर लेके आओ। उसके बाद गिल्ड्स अब बहुत स्ट्रांग होगी, जिसके पास पैसा है वो इकोनॉमी है, वो एम्पायर चलाएगा। अब जहां पे गिल्ड बहुत स्ट्रांग है वो स्पॉन्सर कर देंगे राजे को कि यार तू लड़, जो तेरा खर्चा आएगा वो हम करेंगे, लेकिन तू एम्पायर बना और वहां पे हमें हमारे हिसाब से पॉलिसीज बना। दिस इज प्रेवलेंट टिल डेट। हाई सेंट्रलाइजेशन, अब इतना बड़ा एम्पायर बना लिया, उसके ऊपर से कोई एबल रूलर नहीं, तो क्या हो गया, हाईली सेंट्रलाइजेशन की वजह से ये। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हिस्टोरिकल हिस्ट्री में जब हम पढ़ेंगे ना, ये सेंट्रलाइजेशन, फ्यूडलिज्म, ये सब चीजें हमें बड़ी इंपॉर्टेंट देखनी है कि कब सेंट्रलाइजेशन हो रही है, कब डिसेंट्रलाइजेशन हो रही है। ब्राह्मण काउंटर रिफॉर्मेशन एंड मास सपोर्ट। अब जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने बड़ी बार पढ़ा कि राजे को हटा के एक प्रोटेस्टेंट, एक लिबरल एटीट्यूड आ गया, लेकिन लिबरल एटीट्यूड ने बाद में इतना भयंकर रूप ले लिया, लोगों ने बोला कि इससे बढ़िया तो राजा ही था हमारा। वो भी कंसेप्ट हो रहा है, नहीं होनी है मॉडर्न एम्पायर के बाद। हाई सेंट्रलाइजेशन ड्यूरिंग मॉडर्न एम्पायर है। अशोक ने सब कुछ चार में रखा हुआ है, वो भी प्रोविंसेस में, वो भी अपने बेटे भेजे हुए वहां पे। नहीं अभी नहीं आया। क्यों ये डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, कि डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर की बात कर रहे हैं हम, कि अगर एक एम्पायर इतना बड़ा था वो खत्म क्यों हो गया, मॉडर्न एम्पायर ही क्यों नहीं आगे कंटिन्यू हुआ, अशोक के बाद उसका बेटा क्यों नहीं आया। शुरू होगी ना, इसीलिए तो खत्म हो रहा है मॉडर्न एम्पायर। अब सेंट्रलाइजेशन थी कि अशोक चाहता था कि सेंट्रलाइज्ड रहे जैसे मैंने सिस्टम बनाया, बट अब जब न्यू लैंड्स पे जाके वो कॉन्कर कर रहा है, वहां पे पॉलिटिकली नहीं पावर ओवर पार कर पा रहा, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा पीछे तामझाम है, वही नहीं संभल रहा उससे। और वो तामझाम सारा उसने क्या करा हुआ, अपना कंसंट्रेटेड, सेंट्रलाइजेशन का मतलब है डिसीजन मेकिंग। अब यही वाली बात, चलो अशोक का ये रीजन है, उसने यहां पे कॉन्कर कर लिया,
ठीक है, उसने वहां पे अपना धम्म भेजा, प्रीचर्स भेजे, बुद्धिज्म लोगों ने मान लिया। अब अशोक यहाँ पे बैठ के कहता, 100 किलोमीटर दूर बैठ के कह रहा है कि ऐसा करो, इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी कर दो कि आज से जो कॉटन का ट्रेड करेगा उस पर फॉर एग्जाम्पल X यूनिट्स का ट्रेड वो नहीं होगा, Y टैक्स होगा। बोलेगा क्यों माने हम तेरी बात, तू वहां पे बैठा है, हम यहाँ पे बैठे। बट अशोक ने क्या किया, जो अपना उसका ऑलरेडी एम्पायर था, वहां पर तो जो अशोक ने बोल दिया वो धम्म है, और जो नहीं उसकी लैंड वहां पर वो कहते हैं कि नहीं हमने नहीं मानना। तो ये जो बगावत शुरू हुई, ये बहुत बड़ा कारण बनी इसके डिक्लाइन की। और ये बगावत क्यों शुरू हुई, क्योंकि हाईली सेंट्रलाइज था कि अशोक ही बोलता था, धर्म को भी और इकोनॉमी को भी, इकोनॉमी एंड एम्पायर दोनों वही कर रहा था। उधर से धर्म को उसने अपने हिसाब से कर दिया, और इधर से उसने अर्थशास्त्र में ये लिखवा दिया कि अभी हमने पढ़ा था कि राज अस्यान, यानी कि रॉयल ऑर्डर इज अबव रिलीजियस ऑर्डर, जो उसने बोल दिया। ठीक है, अब ब्राह्मण काउंटर रिफॉर्मेशन आ गया, लोग राजे से नाराज हुए, लोगों ने अपना बंदा को बिठा दिया, और वो बंदे ने ज्यादा तबाही मचा दी, वो लोग कहते हैं राजे ही ठीक है। अब यहां पर यह वैदिक प्रैक्टिसेस से लोग भागे टुवर्ड्स हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स, बट हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स ने अल्टीमेटली लोगों को फिर से परेशान करने लग गए। क्यों, क्योंकि अब इतनी ज्यादा सेंट्रलाइजेशन होगी कि 4-5 लोग ही पूरे स्टेट को चला रहे हैं, तो लोग फिर से परेशान हो गए। वो कहते हैं कि इससे बेटर तो हमारे ब्राह्मण जी थे। और प्लस ब्राह्मण्स ने इस टाइम तक क्या किया, कैटल वेल्थ को रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी। कैसे, ट्रीटिंग काउ एज मदर। अब वो कहते हैं गाय तो हमारी माता। तो इससे क्या सिंबल दे रहे हैं, वो कहते हैं एग्रीकल्चर करो खुला, कैटल वेल्थ को हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सो ब्राह्मण्स ने ये कर दिया। उसके बाद वैश्यस, अब तक क्या था, सिर्फ ब्राह्मण्स और क्षत्रिय को सारे राइट्स थे। अब उन्होंने क्या कर दिया, अब वो कहते हैं कि वैश्यस भी ये द्विज वाला कंसेप्ट, या किसी हवन करना है, या हवन में बैठना है, या किसी मंत्र का उच्चारण करना है, वो वैश्यस भी कर सकते हैं। तो पैसा भी आ गया, उधर से रॉयल पावर भी, रॉयल पैट्रोनेज भी आ गई, इकोनॉमिक पैट्रोनेज भी आ गई, ब्राह्मण दोबारा से राइज अप हो जाएंगे। नो अटेम्प्ट टू इंक्रीज द रेवेन्यू पोटेंशियल। अब इतना बड़ा एम्पायर बना लिया अशोक ने नो डाउट कोशिश करी कि चलो यहां से पैसा आ जाए वहां से। उसके बाद वाले सक्सेसर्स आपस में लड़ते रहे कि जो गुल्लक इकट्ठी हुई मैं लेके जाऊंगा, वो कहता मैं लेके जाऊंगा। किसी ने गुल्लक भरने में नहीं इंटरेस्ट शो करा, वो कहता कि नहीं जो पैसे आए वो मेरे, वो कहता मेरे पैसे। इसकी वजह से आपस में इनकी फ्यूड मतलब की लड़ाई सी होगी, जिसकी वजह से एट द एंड मॉडर्न एम्पायर खत्म होता है। एंड राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स। रीजनल किंगडम्स वही वाला कंसेप्ट, वो कहते रिलीजियस तौर पे हम तेरी बात मानते हैं, पॉलिटिकली नहीं, हम तेरी डोमिनेशन माननी। तो दीज वर द फैक्टर्स जो मॉडर्न एम्पायर, वंस अ माइटी मॉडर्न एम्पायर जो था वो स्लोली डिसइंटीग्रेट होना शुरू होता है, एंड इट फाइनली कम्स टू एन एंड विद पुष्यमित्र शुंग। सो दिस इज फॉर द डे। इसके लिए कुछ पूछना है किसी ने कुछ?